अनदर 1 लाख के आसपास वाली पीसी बिल्ड की वीडियो। 1 लाख के आसपास, पता क्यों बोल रहा हूं, आगे बताता हूं। अभी हमने थोड़े दिन पहले Ryzen 5 7600X के साथ RTX 5060 Ti एंड 9060 XT दोनों भिड़वाए थे। भाई लोग कह रहे थे भैया 5060 के साथ पीसी बिल्ड करो, हमारे को थोड़े बजट में रहना है। मैंने कहा चलो एक प्रोसेसर तो हो गया। उसी वीडियो में बोला था मैंने कि आप 9600X के लिए भी जा सकते हो। तो हम इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो Ryzen 5 9600X है एंड RTX 5060 8GB VRAM GPU। तो 1 लाख के आसपास में पीसी बिल्ड बन जाती है। इवन उसके अंडर भी डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स आप क्या चूज कर रहे हो। बाकी जो हमने वीडियो में लगा हम तो उसके हिसाब से प्राइसिंग बताएंगे। और जब पीसी बिल्ड करोगे तो साथ में आपके पैसे भी बचवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। पैसा ही पैसा होगा। यस, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय MSI एंड MSI की वजह से आपके पैसे बचेंगे अगर आप ऐसी पीसी बिल्ड करते हो। उसके लिए वीडियो में थोड़ा टिके रहना एंड स्टार्ट कर लेते हैं कंपोनेंट से। नहीं कुछ मिसिंग है। एडिटर साहब जरा एक बार दिखा दो थोड़ा सा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। यहाँ पे जो हमने प्रोसेसर यूज किया है AMD Ryzen 5 9600X है, जो हमारा 21,650 रुपीस के आसपास है। हमारा 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक 5.4 गीगाहर्ट्ज के हमारे को मिलती है और ये लेटेस्ट CPU है AMD की तरफ से जो इनकी 9000 सीरीज है। और 21,000 के आसपास में ना इंटेल का Core i5 14600K भी वैसे आता है और वो बहुत ज्यादा पावर ड्रॉ करता है। बेस TDP 125 वॉट के आसपास के, इसकी 65 वॉट है, तो ये पावर एफिशिएंट है। एंड ऑब्वियसली इंटेल आपको बेटर मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी देता है। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना, मल्टी कोर सिंगल कोर का चार्ट आपके सामने आ रहा होगा अलग अलग CPUs का। फिर इसको ठंडा रखने के लिए हमने AIO यूज करा है। यहाँ पे MSI का MEG कोर लिक्विड A13 है जो हमारा 240 mm का AIO है। 6000 रुपीस के आसपास आपको ये वाला AIO आज की रेट में मिल जाएगा। उसके अलावा जो मदरबोर्ड है MSI B850 गेमिंग प्लस वाईफाई यूज करा है, 21,600 के आसपास है। और ये हमारा मिड रेंजर मदरबोर्ड है Ryzen 5 के साथ। डेफिनेटली हम इसके लिए जाने वाले थे। वाईफाई भी आ जाता है इसके अंदर और इसके अंदर हमारे को 4 DDR5 RAM स्लॉट्स मिलते हैं, 1 Gen 5 SSD स्लॉट है और एक Gen 4 SSD स्लॉट भी है। और सारे मेजर पोर्ट्स मिलते हैं जो इसका हाईलाइट। अगर आप देखो सामने आपके स्क्रीन पर होगा 2 Type-C पोर्ट हैं और 10 गीगाबिट वाले 3 USB पोर्ट हैं। उसके अलावा 3 5 गीगाबिट वाले USB पोर्ट भी हैं और बाकी सब तो जो है आपके सामने है ही। एंड लेटेस्ट कनेक्टिविटी है Wi-Fi 7 एंड Bluetooth वर्जन 5.4। तो ये वाला मदरबोर्ड काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर फ्यूचर में आपको Ryzen 7 वगैरह में भी अपग्रेड करना ना, तो भी आप इस मदरबोर्ड को चला सकते हो। और हाँ, मदरबोर्ड चूज कैसे करना है, किस प्रोसेसर के लिए कौन सा मदरबोर्ड लगेगा, इसके एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, एक बार वो भी देख लेना। और रैम हमने यूज करी है Kingston Fury Renegade 16 GB की 2 स्टिक्स यूज करी है, 32 GB DDR5 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। ऑब्वियसली AMD Expo ऑन करके 10,000 के आसपास आपको ये मिल जाएंगी। और आप चाहो तो 16 GB के लिए भी जा सकते हो, थोड़े से अगर पैसे इनिशियली बचाने। थोड़ा गेमिंग प्लस प्रोडक्टिविटी फोकस्ड पीसी है ना, तो उसके लिए 32 GB थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो जाती है। बट इनिशियली अगर बजट टाइट है तो यहाँ पे पैसे बच सकते हैं। और उसके बाद आता है ग्राफिक्स कार्ड MSI गेमिंग RTX 5060 हमने यूज करा है, 35,400 रुपीस का आज की रेट में चल रहा है। और अगर इसको साइड बाय साइड 4060 से अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो चार्ट है आपके सामने, आप देख सकते हो कितना इंप्रूवमेंट हमारे को मिलता है इन CUDA RT एंड टेंसर कोर्स। और AI टॉप्स पावर में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। और ये 1080p ग्राफिक्स कार्ड है। 1440p पे भी आप गेमिंग कर सकते हो। मल्टी फ्रेम जनरेशन के मजे मिल जाएंगे। 50 सीरीज है जो 40 सीरीज में नहीं मिलता। और स्टोरेज यहाँ पे हमने MSI 2TB Spatium M4A2 Gen 4 SSD यूज करी है, 11,500। रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो बढ़िया मिलती है। यहाँ पे भी आपके पैसे बच सकते हैं। आप 1 TB या उससे कम इन केस अगर आपको काम चलाना है तो आप उसके लिए जा सकते हो। अपनी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो कैबिनेट है MSI MEG Pano M110A जो 3,500 रुपीस के आसपास मिल जाएगी। फिश टैंक टाइप का डिजाइन है, फ्रंट में और राइट में ग्लास है, काफी क्लीन सिंपल लुकिंग है और एयर फ्लो वगैरह भी अच्छा मेंटेन करती है। गेम टेस्ट में टेंपरेचर आप देख ही लोगे CPU GPU के। और 240 mm तक का AIO सपोर्ट करती है। और इसके अंदर 3 RGB फैंस हमारे को मिलते हैं। ऑटो RGB है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू आप चेंज नहीं कर सकते। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारी कैबिनेट में एक ही फैन लगा है, बाकी 2 फैन जो ऊपर है वो AIO के हैं। क्योंकि जो हमारा मदरबोर्ड है माइक्रो ATX वाला है, तो वो फैंस ना इसके अंदर अटक रहे थे, तो हमने वो फैंस रिमूव कर दिए। एंड इसके बावजूद भी अच्छा एयर फ्लो वगैरह मेंटेन कर रहा है। और इस कैबिनेट में हमारे को 3 USB टाइप ए पोर्ट भी मिलते हैं। फ्रंट में हमारे को 2 2.0 वाले हैं और एक 3.0 वाला है। बाकी ऑडियो वगैरह के पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। एंड पावर सप्लाई यहाँ पे 650 वॉट इनफ है, जो CPU और GPU कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं। MSI की MEG A650BN 4500 के आसपास की पावर सप्लाई है। और ये हमारी 80+ ब्रॉन्ज नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। अब ये नॉन मॉड्यूलर 80+ ब्रॉन्ज क्या है, इस पे भी एक वीडियो है कि आपको पावर सप्लाई कैसे चूज करनी है पीसी बिल्ड के लिए, तो वो भी आप देख लेना। एंड टोटल जो बना है हमारे पीसी बिल्ड का 1,14,000 के आसपास बना है, जो हमने कंपोनेंट्स यूज करे हैं। आप पैसे बचा सकते हो, एयर कूलर लगा लो AIO की जगह, वहां पैसे बच जाएंगे। स्टोरेज में आप पैसे बचा सकते हो, इवन रैम में भी आप पैसे बचा सकते हो। और बाकी आपका क्या मानना है और किस किस चीज में पैसे बच सकते हैं, कमेंट करके बताओ और लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। अब परफॉर्मेंस कैसी देगी पीसी बिल्ड, उस पर बात करने से पहले फायदा कैसे होगा उस पर
बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे ऑफर चल रहा है MSI की तरफ से, पावर्ड बाय MSI, जिसमें आपको 30,000 रुपीज तक का Amazon पे ई गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। आपको जस्ट करना क्या है, in.msi.com पे विजिट करना है। वहां पे अगर आप मेंबर हो तो लॉग इन कर लो, वरना अपना एक अकाउंट बना लेना। उसके बाद प्रोमोशंस टैब के अंदर आपको पावर्ड बाय MSI 2025 मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपने बाय करे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको प्रॉपर ई गिफ्ट कार्ड की वैल्यू दिखाई देगी, जैसे हमारे पीसी बिल्ड के हिसाब से 2650 रुपीज के आसपास है। उनके आपको इनवॉइसेस वगैरह अपलोड करने हैं एंड उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और उसका आपको Amazon ई गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। और ये अप टू 30,000 क्यों है, डिपेंड करता है आपने कितने प्रोडक्ट्स बाय करे हैं और उनके ऊपर कितना ई गिफ्ट कार्ड वैल्यू बनती है। तो आप यहां जाके चेक भी कर सकते हो। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 के स्कोर्स आप यहां पे देख सकते हो, 16,000 प्लस मल्टी कोर एंड 2,000 प्लस सिंगल कोर। Cinebench 2024 के स्कोर्स ये रहे। और Geekbench 6 का CPU बेंचमार्क भी आप देख सकते हो मल्टी कोर एंड सिंगल कोर में। तो ओवरऑल जो CPU है आपको एंट्री लेवल वाली परफॉर्मेंस दे देगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह करनी है कोई दिक्कत नहीं है, इवन म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाने वहां पे भी आपको कोई ऐसा दिक्कत आने वाली, और डे टू डे टास्क में तो वैसा मक्खन चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का AI बेंचमार्क जो हमने GPU पे निकाला है, अच्छे नंबर्स हैं। यहाँ पे जो 50 सीरीज है वो AI की परफॉर्मेंस बढ़िया है। उसी को टेस्ट करने के लिए DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया हमने LM स्टूडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने ये प्रॉम्प्ट डाला था 9 मिनट्स 22 सेकंड्स के आसपास लगे, और टोकन इंफॉर्मेशन कुछ ये रही आपके सामने। और जो AI की परफॉर्मेंस हम जो टेस्ट करते हैं ना, ये वाला प्रॉम्प्ट डाल के, वो पूरे ओवरऑल सिस्टम को यूज करती है, CPU GPU RAM सारों का कॉम्बिनेशन। तो जैसा कंबाइंड आपका सिस्टम है जो हम बिल्ड कर रहे हैं, या फिर कंबाइंड एक लैपटॉप ले रहे हैं जिसका भी CPU GPU कॉम्बिनेशन आएगा, उसकी परफॉर्मेंस हमने क्राइटेरिया सेट कर रखा अपने हिसाब से। वरना तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, बट फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंड प्रोडक्टिविटी वाले Puget Bench for After Effects 11,000 प्लस, Premiere Pro 9500 प्लस, DaVinci Resolve 8,000 और Photoshop में भी 11,000 प्लस। और अगर 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग की तरफ जाते हो तो Blender बेंचमार्क में 3600 प्लस कोर एंड BMW रेंडर टेस्ट 18 सेकंड्स के आसपास हमारे लगे। तो प्रोडक्टिविटी टास्क्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम 4K 60 FPS की वीडियो एडिटिंग करके देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स आपको चलाना कोई टेंशन नहीं होगी। 32 GB रैम इसलिए भी सही है क्योंकि प्रोडक्टिविटी टास्क में दिक्कत नहीं आती। एंड जो नंबर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट रन करो, ज्यादा से ज्यादा आपकी लेयर्स हैं, आपके ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, जो भी आप यूज कर रहे हो, डेफिनेटली इंटरमीडिएट लेवल पे ये सिस्टम आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए 3D मार्क टाइम स्पाई के स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। VR मार्क का बेंचमार्क भी अच्छा है, 16,000 प्लस। अगर VR गेमिंग करनी है हेडसेट लगा के, नहीं देखी कैसे होती है, एक वीडियो बना रखी है, बेसिकली 2 वीडियो बना रखी है चैनल पे, तो वो देख लेना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और Geekbench 6 का OpenCL ऑल्सो फॉर GPU 1,32,000 के आसपास। एंड जैसा ये GPU है, इवन गेम डेवलपमेंट वगैरह भी आप कर सकते हो, बट किस लेवल तक का वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। जो भी गेम डेवलपमेंट वाला मित्र है ना मेरा, जब प्लीज कमेंट करो, मैं पिन करूंगा कि कौन कौन सा GPU किस किस लेवल के यूजर को लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो थोड़ा भाई को भी आइडिया चाहिए भाई साहब। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉसमार्क का बेंचमार्क आप देख सकते हो, जिसमें प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस है, उसमें वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। एंड ये सारे बेंचमार्क्स दिखाने का रीजन, इन केस आपको सेम प्राइस पॉइंट पे किसी और पीसी बिल्ड से कंपेयर करना है, मेरी सारी वीडियोस में बेंचमार्क मिलेंगे, तो नंबर आप कंपेयर कर सकते हो, हायर इज बेटर। और एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में ना 1-2 ही चीजें फॉल करती है, तो ज्यादा 10-15 चीजें घुसा के उसको फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेट करूं, वो मेरे बस की बात है नहीं। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। एंड जैसा हमने इस पे AIO लगाया, हम थोड़ी एक्सट्रीम टेस्टिंग वगैरह करके देख रहे थे CPU की, 100% लोड पे डाला थ्रू प्राइम 95 और मैक्सिमम टेंपरेचर 75 गया और 66 का एवरेज है, बढ़िया चल रहा था, जिसमें वॉटेज में हमारी 87 तक गई थी और 87 का ही एवरेज था, तो कुछ थ्रॉटल वगैरह नहीं हुआ क्योंकि क्लॉक स्पीड्स भी 5.4 गीगाहर्ट्ज एंड 4.3 गीगाहर्ट्ज का एवरेज निकाल के देखा था। सिमिलरली GPU हमारा 70 डिग्रीज तक गया और 70 डिग्रीज का एवरेज था एंड 155 वॉट तक प्रॉपर जा रहा था। तो सिस्टम बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर रहा था, कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। इनकेस अगर आप एयर कूलर वगैरह लगाओगे तो प्रोबेबली थोड़े बहुत टेंपरेचर CPU के ऊपर नीचे हो सकता है, बट उससे भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। जो CPU लगाया काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। और भाई गेमिंग पीसी है तो गेम टेस्ट तो बनते हैं, 1080p पे करें सारे गेम टेस्ट और 2-3 गेम टेस्ट 1440p पे करें, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। स्टार्टिंग विद वैलोरेंट, और जैसे कि 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं ना, तो भाई आराम से हमारे को 700 के आसपास FPS मिल रहा है, बिकॉज CPU पावरफुल है और ये CPU इंटेंसिव गेम है, तगड़े FPS निकाल देगा। अब ये बताओ 700 हर्ट्ज का मॉनिटर है किसके पास? उसके बाद CS2 टेस्ट किया, वेरी हाई सेटिंग्स एंड 200-230 एवरेज FPS मिल जाते हैं। 1080p पे एल्डन रिंग में मैक्सिमम सेटिंग्स पे ऑब्वियसली 60 FPS मिल जाएंगे, ये 60 FPS लॉक्ड गेम है बाय द वे। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन प्रीसेट एक्सट्रीम आराम से 130-140 FPS आप निकाल सकते हो। 5060 की परफॉर्मेंस वही सेम 4060 जैसी है, वैसे हमने इसका कंपैरिजन बना रखा है, बट ऑब्वियसली फिर मल्टी फ्रेम जनरेशन जो है वो आगे अभी टेस्ट करिए, दिखाता हूं आपको। उसके बाद GTA 5 और ये एनहांस्ड एडिशन है, प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग वाला रखा था, आराम से 100 FPS के आसपास मिल रहे थे। RDR2 में भी 100-120 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में, मतलब फेवर क्वालिटी, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स। और साइबरपंक में अल्ट्रा सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस में बढ़िया 100 FPS मिल रहे हैं और फ्रेम जनरेशन लगा के तो धुआंधारी मामला है। रे ट्रेसिंग भी अगर आप अल्ट्रा पे कर दोगे तो भी रॉ परफॉर्मेंस प्लेबल है, लेकिन वहीं पे फ्रेम जनरेशन अगर लगाओगे तो अच्छे 100+ FPS मिलेंगे। फिर हॉगवर्ट्स
लेगेसी टेस्ट किया भाई रॉ परफॉर्मेंस में, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा में 1080p में बढ़िया 40-45 FPS, बट फ्रेम जनरेशन लगा के डबल हो जाते हैं। और ये 2x वाली फ्रेम जनरेशन है, मैं हर बार क्लियर करता हूं बिकॉज ये 40 सीरीज वाली जीपीयू पे भी हमारे को मिलती है और सिमिलर ही परफॉर्मेंस है। और असासिन्स क्रीड शैडोज में रॉ परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं मिलती बिकॉज रे ट्रेसिंग भी हाई पे रखी है हमने, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हेवी गेम है और यहीं पे अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो आराम से 60-70 FPS निकाल सकते हो। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, उसमें तो रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फ्रेम जनरेशन लगा के तो और भी बढ़िया FPS। और उसके बाद द लास्ट ऑफ अस 2, एंड यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे अच्छे 60-70 FPS मिल रहे हैं, फ्रेम जनरेशन लगा के तो 160-170 तक जा रहे हैं। देन गोस्ट ऑफ सुशीमा रॉ परफॉर्मेंस प्लेबल है वेरी हाई सेटिंग्स पे, लाइक 80-90 FPS, बहुत बढ़िया, फ्रेम जनरेशन लगाकर ज्यादा चाहिए तो और निकाल सकते हो। उसके बाद हेलब्लेड टेस्ट किया, इसके अंदर मुझे कुछ ग्लिच लगा बिकॉज जीपीयू ना पूरी वॉटेज पुश नहीं करवा पा रहा था रॉ परफॉर्मेंस में, लेकिन फ्रेम जनरेशन से लगाई ना तो 90 FPS तक चले गए, तो यानी कि रॉ परफॉर्मेंस में आपको 40-50 मिल जाएंगे क्योंकि 2x हो जाता है ना। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि सिनेमैटिक है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के 70-80 FPS मिल जाते हैं। एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस मिलती है, लाइक 60 FPS के आसपास मिल जाएंगे रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे। स्पाइडरमैन 2 रॉ परफॉर्मेंस बढ़िया प्लेबल वेरी हाई सेटिंग्स पे 60-70 FPS, फ्रेम जनरेशन लगा के तो बढ़िया 120 पार, एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग को भी अगर वेरी हाई पे करते हो तो भी रॉ परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आ रही है। स्टिल अगर 60 से ऊपर चाहिए तो फ्रेम जनरेशन लगा लो। फिर थोड़ा हैवी गेम हमारा एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स पे 1080p पे, यहाँ पे 60-70 FPS मिल रहा है और फ्रेम जनरेशन लगा के तो भाई बहुत ही बढ़िया। उसी के अंदर अगर आप रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे करते हो ना तो रॉ परफॉर्मेंस प्लेबल नहीं होती बिकॉज 50-60 है भाई, एंड यहीं पे अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो अच्छे FPS मिल जाएंगे। अब 1080p में तो सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं सोचा जब इतना जीपीयू परफॉर्म कर रहा है एक बार 1440p पे टेस्ट कर लेते हैं। हेलब्लेड 2 में वेरी हाई सेटिंग्स में रॉ परफॉर्मेंस प्लेबल नहीं है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के 60 FPS, एंड इसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है और आप देख सकते हो क्या जबरदस्त फ्रेम्स है। और मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा हाई रेजोल्यूशन पे ही आपको मिलेगा, जिसमें 50-60 जैसा कार्ड भी इतने अच्छे FPS दे पा रहा है और स्टोरी गेम्स में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक मिथ वुकोंग में जैसे 1440p टेस्ट कर रहे थे, फ्रेम जनरेशन लगा के हमारे को 50-55 FPS मिल रहे थे, लेकिन अगर हम रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे लगाते हैं तो भाई 1440p में नहीं चलेगा ये सेटिंग्स में। वहीं पे जैसे आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाओगे ऑब्वियसली इतने अच्छे फ्रेम नहीं है जितने हमारे को पहले गेम से मिल रहे थे, लेकिन अगर आप देखोगे ना रे ट्रेसिंग वेरी हाई के साथ 3x एंड 4x में सिमिलर फ्रेम्स है, बट प्लेबल फ्रेम्स है। बट हाँ मैं कहता हूं भाई इस टाइप के गेम्स में रिकमेंडेड नहीं है, जस्ट बिकॉज इनपुट लैग आता है एआई जनरेटेड फ्रेम्स के साथ, और ऐसे गेम्स में तो एक एक मूव मैटर करता है जब आप बॉस फाइट कर रहे हो। तो कौन कौन एग्री करता है कमेंट करके बताओ। फिर हमने एलन वेक 2 टेस्ट किया, रॉ परफॉर्मेंस में 40 FPS के आसपास, फ्रेम जनरेशन लगा के तो 100 पार, वो भी 1440p में। उसके बाद मैंने कहा चलो रे ट्रेसिंग लगा लेते हैं, तो उसके अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल गई। तो यहाँ पे फायदा मिल जाएगा आपको मल्टी फ्रेम जनरेशन का, जिसके अंदर भाई आराम से 50-70 फ्रेम रेट मिल रहे हैं और बहुत माइनर सा विजुअल लॉस है पहले के कंपैरिजन में। 50 सीरीज में ड्राइवर अपडेट हुए हैं, गेम अपडेट हुए हैं, जो भी है मतलब इनका पैच बढ़िया हो गया, एंड अब मल्टी फ्रेम जनरेशन को आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। बाकी अब ये और गेम्स में भी आ रहा है, मतलब जिनमें हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें करी है, और किसी में भी अगर टेस्ट करना तो बताना जिसमें सपोर्ट आ चुका है कमेंट करके। एंड ओवरऑल RTX 5060 इज अ 1080p GPU, लेकिन 1440p में भी आप गेमिंग कर सकते हो विद द फ्रेम जनरेशन और मल्टी फ्रेम जनरेशन। तो ये थी पूरी पीसी बिल्ड 1 लाख के अंडर वाली। अब इस प्रोसेसर के साथ भी जा सकते हो, इंटेल का Core i5 14600K के साथ भी जा सकते हो, एंड 5060 का ना वैसे डेडिकेटेड रिव्यू भी है चैनल पे, 4060 के साथ हमने कंपेयर किया था, एक बार वो वाली वीडियो भी देख लो। और बाकी ओवरऑल आपको कैसी लगी पीसी बिल्ड, और किसी प्राइस पॉइंट पे पीसी बिल्ड चाहते हो, किसी और CPU GPU कॉम्बिनेशन चाहते हो, मेरे को कमेंट करके बता दो। रेगुलरली हम लाते रहते हैं, बीच में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट आता रहता है ना चैनल पे। पहली बार आया हो गया, देखो नहीं, अरे सब्सक्राइब करो, चैनल देखो, मजा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।